हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मृदा या मिट्टी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय मिट्टी। मिट्टी होती क्या है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये मिट्टियाँ किस तरह की होती हैं, फ़ोटो सहित इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, भारतीय मृदा या मिट्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मृदा। भारतीय मृदा के बारे में हम जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है। चट्टानों के अपक्षय द्वारा या टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मिट्टी का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं हम पेडोलॉजी। अब आता है ICAR। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो भारतीय मिट्टी है, भारतीय मिट्टी के बारे में हमें जानकारी देता है। भारतीय कृषि के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है या उसका जो अध्ययन करता है वो ये करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी ICAR। ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ICAR की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 में ICAR की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब सबसे पहले बात आती है जलोढ़ मिट्टी। जो मिट्टी होती है ये कई प्रकार की होती है। नॉर्मली ये 8 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी आदि। इस तरह 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होती कैसी है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं कि यह देश के 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और इसका जो निर्माण होता है ये नदियों के अवसाद द्वारा होता है। यानी जो नदियां हैं, हमने नदियों के बारे में भी पढ़ा था। नदियों के ऊपर 3 वीडियो हैं, 3 से 4 वीडियो हैं, आप वो भी देखिएगा। जो नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट लाती हैं। जो सेडिमेंट हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, कुछ भी, ईंट पत्थर, कुछ भी मिट्टी अपने साथ जो भी सामान ले आती है, कूड़ा करकट, ईंट पत्थर सिंक, जो भी सामान लेके आती है वो है हमारे सेडिमेंट यानी अवसाद। तो इन अवसाद से क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी इसमें सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं और ये सबसे ज़्यादा 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी के अन्य नाम भी है। इसे कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी या परिवहित मिट्टी भी कहते हैं। फिर बात आती है, ये 2 प्रकार की होती है, खादर होती है और बांगर होती है। अब सबसे पहले बात आती है खादर कौन सी होती है। खादर मिट्टी जो है ये बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है और यह नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अब खादर और बांगर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं पूरा कि यह अधिक उपजाऊ मिट्टी है। फिर आती है बांगर, यह बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह कम उपजाऊ होती है और इस मिट्टी की फसलें हैं, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी जो फसलें हैं, सभी खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन आदि सारी फसलें इस मिट्टी में पैदा होती हैं। अब बात आती है ये जो मिट्टी है पाई कहाँ जाती है।
ये उत्तर के मैदान में पाई जाती है। उत्तर के मैदान पर भी एक पूरी वीडियो है, आप जाके देखिएगा। तो उत्तर के मैदान में ये मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी तटीय मैदान, यानी पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उस साइड का जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी तटीय मैदान में आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर पाई जाती है। इसमें चूना और पोटाश की अधिकता होती है, यानी इसमें इस मिट्टी में चूना ज़्यादा पाया जाता है और पोटाश यानी कि पोटेशियम जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा पाया जाता है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो खादर होता है और जो बांगर होता है, इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले हम खादर और बांगर में अंतर समझ लेते हैं। देखिए, जो नदियाँ हैं जब ये पहाड़ों से आती हैं, इस तरह से ये पहाड़ों से आ रही हैं, जब नदियाँ पहाड़ों से आती हैं तो अपने साथ ईंट पत्थर लेके आती हैं। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े ईंट पत्थर लेके आती हैं। ये जो मैदान, यहाँ पर एक मैदान बनते हैं जिसे हम बोलते हैं भाबर। ये होता है भाबर क्षेत्र। यहाँ मोटे मोटे पत्थर होते हैं और यहाँ नदियाँ दबी रहती हैं इन पत्थरों के नीचे, बाहर नहीं आती। फिर इन पत्थरों के बाद नदियाँ बाहर आनी शुरू होती हैं, छोटे छोटे कंकड़ अपने साथ लाती हैं। और ये वाला क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है तराई क्षेत्र। ये है तराई क्षेत्र। ये नम जमीन है, समतल भूमि है, थोड़ी बहुत उपजाऊ होती है, ज़्यादातर उपजाऊ ही होती है। अब इसके बाद जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं, अब इसके बाद का हम यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा अलग से। जब नदियाँ आगे बढ़ी, अब जैसे ही नदी इस तराई क्षेत्र से आगे बढ़ी तो जिस क्षेत्र में ये नदी फैल गई, जहाँ पर ये नदी आ गई, इसे हम बोलते हैं खादर। खादर यानी कि जब नदी आप पहाड़ों से नीचे आएगी, जब पहाड़ों से नीचे आने के बाद नदी क्या करेगी, अपने साथ अवसाद लाएगी, अपने साथ ईंट पत्थर रोड़ी जो भी लाएगी, अब वो सब अवसाद होते हैं। वो सारे अवसाद जो हैं नदी अपने साथ लाएगी, तो जो यहाँ पहले से मिट्टी होगी वो सारे अवसाद उसमें मिल जाएंगे और वो नई, एक तरीके से नई मिट्टी बन जाएगी, यानी नई जलोढ़ मिट्टी बन जाएगी, जिसमें जल के साथ एक नई मिट्टी आई है वो पहले वाली मिट्टी में मिल जाएगी और नई जलोढ़ मिट्टी बना देगी। तो इसे बोलते हैं खादर। पर ये जो बाढ़ आती है ये हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती। अभी जो इधर वाला क्षेत्र है, ये जो इस साइड वाला क्षेत्र है, जो इधर ये बचा हुआ क्षेत्र है, ये वाला इधर साइड वाला, और नीचे जहाँ बाढ़ नहीं पहुंच पाई है, ये क्या है, ये है बांगर। ये क्षेत्र है बांगर। ये होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, यानी यह पहले की ही मिट्टी है, नया बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता और मिट्टी पहले की ही रहेगी, पुरानी मिट्टी ही रहेगी। अब पुरानी चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो ये कम उपजाऊ मिट्टी है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी अगली मिट्टी लाल मिट्टी की बात कर लेते हैं। जो लाल मिट्टी है यह देश के 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह गीली होकर पीली हो जाती है, इसीलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है ये कायांतरित चट्टानों के विघटन से होता है। लाल होने का कारण क्या है? अब कोई भी चीज़ लाल है ऐसी थोड़ी लाल है, उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यानी FeO, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाल होती है। अब इस मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी, इस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी मिट्टी लाल मिट्टी है, ठीक है। अब इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो मोटा अनाज, इस मिट्टी में जो भी फसलें होती हैं जैसे मोटा अनाज, ज्वार बाजरा मक्का अरहर धान आदि, ये फसलें इस मिट्टी में होती है। ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? ये मिट्टी जो पाई जाती है कर्नाटक में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी।
जो काली मिट्टी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड भी काला है, उस पर मिट्टी जो दिख रही है इधर, ये काली मिट्टी है, यानी ब्लैक सॉइल बोलते हैं इसे। ये काली मिट्टी है। अब हम बात कर लेते हैं, यह देश के 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसका जो निर्माण है, ये ज्वालामुखी का जो लावा है, उस लावा से बेसाल्ट चट्टान बनती हैं। उन चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। इसके जो अन्य नाम है वो लावा मिट्टी है, कपासी मिट्टी है या रेगुर मिट्टी है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है वो है चेरनोजम। चेरनोजम बोलते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय रूप में, क्या बोलते हैं? चेरनोजम। तो समझ आया होगा आपको, चेरनोजम बोलते हैं इसे। फिर बात आती है इसका जो, अब देखो जैसे लाल मिट्टी थी, तो जो लाल थी उसका लाल होने का रीज़न था कि उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता थी। अभी जो काली मिट्टी है, इसका काला होने का भी तो रीज़न होगा। काला होने का रीज़न ये है, इसमें टिटैनी फेरस पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? टिटैनी फेरस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है। और इसे पानी में मिलने पर ये चिपचिपी हो जाती है। जब इस मिट्टी में पानी मिलता है ना, तो ये चिपचिपी सी हो जाती है। और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। ये अपने आप जुत जाती है, इसे जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन का पठार में पाई जाती है और मालवा का पठार में पाई जाती है। अब दक्कन का पठार क्या है और मालवा का पठार क्या है, मैंने आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। हमारे भारत का जो ये निचला हिस्सा है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये दक्कन के पठार में आता है। इसमें इस दक्कन का पठार बोलते हैं, दक्षिण का पठार भी बोल देते हैं इसे। इसमें सभी तरह के पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, इधर अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सारी नदियाँ, ये सब इसमें आ जाती हैं। और मालवा का पठार भी इसी में आता है। इधर गुजरात साइड, मध्य प्रदेश साइड और राजस्थान साइड का जो पठार है, ये मालवा का पठार है, ठीक है। अब इसके दक्कन का पठार और मालवा का पठार यहाँ समझाने जाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसके लिए इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, दक्कन पठार के ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो है, आप जाकर उसे देखिए, वहाँ से आपको पठार अच्छे से समझ में आएंगे। फिर बात आती है राज्य। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये पाई जाती है। फसलें, कपास, तंबाकू, सूरजमुखी, दलहन, ये फसलें इस मिट्टी की हैं। इस मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है, इस मिट्टी के ऊपर जो एक क्वेश्चन आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाता है। और ये जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो 10वीं का बोर्ड देते हैं या 12वीं का बोर्ड देते हैं, तो उनके उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा जल धारण कर लेती है। तो जो सबसे ज़्यादा जल धारण करती है वो मिट्टी है चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी। अगर बोर्ड में या कंपटीशन में ये आ जाता है सवाल कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए और तीसरा ऑप्शन ये ना हो कि ए और बी दोनों, तो कौन सी चुनेंगे? तो प्रेफरेंस देनी है चिकनी मिट्टी को, क्योंकि ये जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो है इसकी जो जल धारण क्षमता होती है ज़्यादा होती है। अब इसके बाद आती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है लैटेराइट मिट्टी। ये भी लाल रंग की ही होती है, पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो लाल मिट्टी से अलग होती है। ये 4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये देश के
सिर्फ 4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और इसका उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप ईंट देखते होंगे, पहले टाइम में जो ईंट चलती थी, अब तो सीमेंट की ईंटें भी बनने लगी हैं। ठीक है, सीमेंट की ईंट बन जाती है। अब पहले टाइम में जो लाल रंग की ईंटें आती थी ना, वो लैटेराइट मिट्टी से बनी हुई ईंटें होती थी। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर तापमान अधिक हो, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान हो, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। या जहाँ वर्षा ज़्यादा हो, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण निक्षालन क्रिया से हुआ है और इस मिट्टी में सिलिका का निक्षालन हुआ है। अभी जो निक्षालन है ये क्या है? ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये टॉपिक वैसे केमिस्ट्री का है, तो इसके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो मैं केमिस्ट्री की वीडियो भी लाऊँगा आगे कुछ समय बाद, तो उसमें निक्षालन के बारे में भी पढ़ेंगे कि निक्षालन होता क्या है। एक तरीके से छनना है, इसके बारे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब ये जो लाल लैटेराइट मिट्टी है, इसमें कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है? इसमें भी आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग की होती है। लोहा और एल्यूमिनियम भी इसमें पाए जाते हैं। फसलें चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, काजू, टेपियोका आदि इसमें फसलें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। अब एक बीच में वर्ड आया है पश्चिमी घाट पर्वत। आपने हिमालय पर्वत सुना होगा, आपने विंध्याचल पर्वत सुना होगा, अरावली पर्वत सुना होगा। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है, पर्वत नाम है इसका, पर्वत जैसा है पर पर्वत है नहीं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, अपने इसी चैनल पर डाली हुई है। आप उस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और ये कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत है। हिमालय पर्वत से क्वेश्चन आते हैं, पर साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर्वत से भी क्वेश्चन आते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, ये दक्षिण भारत का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। और इसी पर्वत में, पश्चिमी घाट पर्वत में ही जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सी टैट में, सुपर टैट में आदि सभी प्रकार की टैट में, रीट जिसकी वैकेंसी भी हाल फिलहाल में आई है, रीट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ सी टैट में, सुपर टैट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप सी टैट, सुपर टैट या रीट आदि किसी भी टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और जितनी वीडियो इस चैनल पर मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड डाली है, उसमें आप अगर, जैसा कि फर्स्ट पेपर होता है सी टैट में, सुपर टैट में या रीट में, तो उसमें ईवीएस आती है 30 नंबर की। तो उस 30 नंबर में 15 से 20 नंबर का आपका ईवीएस का पोर्शन रहता है और 10 नंबर की उसमें पेडागोजी होती है। तो जो 20 नंबर की ईवीएस होती है, अगर आप मेरे इस चैनल पर इन वीडियो को देख के जाएंगे, जो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो 100% आपके 20 में से 19 नंबर तक इन्हीं वीडियो से आ जाएंगे। आपको अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसे दिमाग में बैठाइएगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ उन्हें नोट्स को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किताबों को समय देना पड़ेगा। जब तक किताबों को समय नहीं दिया जाता है, जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसने भी किताब को समय दिया है, किताबों ने उसे बहुत कुछ दिया है। ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गया है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। राज्य, तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में पाई जाती है। अब आती है शुष्क व मरुस्थलीय मृदा, यानी सूखी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मरुस्थल है और यहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थल में नॉर्मल सी बात है, कम वर्षा होती है। और भारतीय मरुस्थल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली है,
और यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इसमें बालू रेत की अधिकता पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में पाई जाती है। और इसकी जो फसलें हैं वो सरसों, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि हैं। अब आती है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बंजर ज़मीन दिखाई दे रही है आपको इसमें, ये जो बंजर ज़मीन है, यही बंजर ज़मीन, इसे बोलते हैं लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में केशिका क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है तथा लवण मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं। अब जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई की वजह से जो बूंद बूंद करके पानी जमा होता है, तो पानी के अंदर जो सोडियम लवण पाए जाते हैं वो लवण सतह पर आ जाते हैं। अब जब लवण सतह पर आ जाते हैं, इन लवण में नमक ही होता है एक तरीके से, तो सतह पर आ जाता है। जब वो सतह पर आएगा तो मिट्टी ख़राब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये जो लवण मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं, ये मिट्टी को अनउपजाऊ बना देते हैं, बंजर बना देते हैं। तो इसी से लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें सोडियम और मैग्नीशियम लवण पाए जाते हैं। अब इस मिट्टी के जो अन्य नाम हैं वो क्या हैं, वो जान लेते हैं। रेह, कल्लर, ऊसर, बंजर ज़मीन इसे कहा जाता है। रेह, रेह यानी रेत, रेतीली मिट्टी हो जाती है ये। अब अच्छी मिट्टी, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अच्छी मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? ये 6 से 7.5 होता है। अम्लीय मृदा के उपचार के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना। लवणीय मिट्टी, इसका पीएच मान 7 से 8 होता है। और क्षारीय मिट्टी, इसका पीएच मान 8.5 से ज़्यादा होता है। अब मिट्टी की जो लवणीयता है या क्षारीयता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है? अम्लीयता के उपचार के लिए चूना का प्रयोग किया, पर क्षारीयता के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। जिप्सम 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 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। ये फार्मूला बोर्ड के पेपरों में या कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है, पर कंपटीशन में ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये बोर्ड के 10th बोर्ड में साइंस में पूछा जाता है फार्मूला जिप्सम का। अब इस मिट्टी की लवणीयता दूर करने के लिए या क्षारीयता दूर करने के लिए लवण विरोधी फसल उगाई जाती है, जैसे गन्ना, धान, बरसीम की फसलें आदि। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी यूपी में, गुजरात में। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आती हैं। अभी तो 1-2 मिट्टी और रह रही हैं अभी। पर्वतीय मिट्टी, ये हिमालय या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट में पाई जाती है। 3 पर्वत मैंने बताया आपको। हिमालय पर्वत पर पूरी एक वीडियो है, पश्चिमी घाट पर पूरी एक वीडियो है और पूर्वी घाट पर भी एक वीडियो है। तो इन तीनों पर्वतों पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस होता क्या है अभी बताऊंगा आगे। और फसलें कौन सी हैं इसमें? चाय, कॉफ़ी, मसाले, फल, मेवे आदि फसलें इस मिट्टी में होती हैं। और फिर आती है 8वें नंबर पर दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी। इस मिट्टी में भी ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। अब ये जो ह्यूमस शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? जंतुओं और वनस्पतियों के सड़ने गलने से, जंतुओं और वनस्पतियों के सड़ने गलने से ह्यूमस बनती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भविष्य में इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको लास्ट में ही, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ से आप इस चैनल से संबंधित जितनी वीडियो हैं उन वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और बिल्कुल फ्री नोट्स हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।